नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अब झारखंड जामताड़ा वाले में। मेरा नाम है प्रेम पंकज। आज दोस्तों हम लोगों के पास एक सेट है जो पेपर 2 से संबंधित आपका जीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 से संबंधित है, जिसमें झारखंड करंट अफेयर्स है और साथ ही साथ झारखंड का सामान्य अध्ययन भी है। तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। ये जो सेट है आप अगर जानते होंगे तो रांची के काशवी आईएएस एकेडमी का है, ठीक है। वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बनाता है, आप इसके संकलन को देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके पहले बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संथाली भाषा में कहानी संग्रह शबा रेगा तेहंगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है जुबा मुर्मू, ऑप्शन बी है बापी टुडू, ऑप्शन सी अंजलि हांसदा और ऑप्शन सी है मैना टुडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बापी टुडू। क्या हो जाएगा दोस्तों? बापी टुडू। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से बापी टुडू को उसके कहानी संग्रह सबा रेगा तेहंगना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मुंडारी पहरा के लिए प्रसिद्ध किस दिग्गज मुंडारी साहित्यकार और विद्वान को शिक्षा और साहित्य में योगदान देने के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताना है 2025 का। ऑप्शन ए है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ऑप्शन बी है रामजी सिंह, ऑप्शन सी है चामी मुर्मू और ऑप्शन डी है मंगल सिंह मुंडा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है मुंडारी पहरा, ठीक है। मुंडारी पहरा, उसके लिए इसको पद्मश्री मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मंगल सिंह मुंडा, ठीक है। मंगल सिंह मुंडा को इसके प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी, ठीक है, क्या है, मुंडारी साहित्यकार है ये, उनकी कृति है मुंडारी पहरा और भाषा और संस्कृति के संरक्षण में मील का पत्थर मानी जाती है। 2025 में सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा था। और आपको मैं बता दूं कि 2025 में हमारे महावीर नायक जी को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला था, जो झारखंड के हैं, ठीक है, कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन 2025 देखिए 2025 में झारखंड आंदोलन के किस नेता की आत्मकथा मेरा संघर्ष मरणोपरांत जारी की गई है? ऑप्शन ए है विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन बी है एनी होर, ऑप्शन सी है शिबू सोरेन और ऑप्शन डी है टेकलाल महतो। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑप्शंस मिले हैं आपको, ये सारे झारखंड के एक रत्न हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला इसका जो आंसर होगा वो पहले देखिए विनोद बिहारी महतो। मेरा संघर्ष किसने लिखा है? मेरा संघर्ष ये आत्मकथा है विनोद बिहारी महतो जी का, जो जेएमएम के मुख्य जो अधिकारी थे उसमें आते हैं ना। विनोद बिहारी महतो पहले अध्यक्ष थे ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1973 में, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक शिवाजी समाज का भी गठन किया था 1969 में। 1969 में विनोद बिहारी महतो ने 1969 में मैं क्या बताया, शिवाजी महासभा का भी गठन किया था और साथ ही साथ जेएमएम का संगठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द बुक, देखिए 2024 के अंत में शैक्षणिक प्रशंसा प्राप्त करने वाली पुस्तक द झारखंड मूवमेंट इंडिजिनस रेसिडेंस एंड रिसर्च, क्या है, रेसिस्टेंस एंड रिसर्जेंस है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस एंड रिसर्जेंस। द झारखंड मूवमेंट इंडिजिनस रेजिस्टेंस एंड रिसर्जेंस, है ना। तो इसके ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, ऑप्शन बी है महुआ मांझी, ऑप्शन सी है संजय बासु और ऑप्शन डी है ग्लेडसन डुंगडुंग। तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन है? ग्लेडसन डुंगडुंग है। कौन है? ग्लेडसन डुंगडुंग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सितंबर 2025 में झारखंड सरकार द्वारा नागपुरी साहित्यकार की जन्मस्थली आधिकारिक तौर पर
किसको मनाई गई है? ऑप्शन ए है प्रफुल्ल कुमार राय को, बी है सहनी उपेंद्र नाथ साधे को, सी है श्रवण कुमार गोस्वामी को और डी है गिरधार राम गोंजू को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा है क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं था। जन्म शती मतलब 100 वर्ष है ना, जन्मों के 100 वर्ष आधिकारिक तौर पर मनाई गई है। किसका? तो ये मनाया गया है प्रफुल्ल कुमार राय का। किसका मनाया गया है? प्रफुल्ल कुमार राय का। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी साहित्य का भारतेंदु कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से संथाली का डोमन साहू समीर को कहते हैं, उसी तरह नागपुरी साहित्य का भारतेंदु हम लोग प्रफुल्ल कुमार राय को कहते हैं। 8 फरवरी 1926 को जन्मे राय की जन्मशती के अवसर पर झारखंड सरकार ने 25-26 को विशेष वर्ष के रूप में मनाया है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में अपना वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया और उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 2024 में एशियन चैंपियनशिप 2024 में बिहार राजगीर में हुआ था, और 2023 का बात करें तो 2023 वाला जो है झारखंड रांची में मरांगांव के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, तो 2023 वाला भी इम्पोर्टेंट है, 2024 वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सलीमा टेटे, दीपिका सोरेंग, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगीता कुमारी। संगीता कुमारी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? जुलाई 2025 में लिमरिक में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले झारखंड के पहले तीरंदाज कौन बने? ऑप्शन है पार्था सालुंके, ऑप्शन बी है भजंत्री कुमार, ऑप्शन सी है गोल्डी मिश्रा और ऑप्शन डी है कोमालिका बारी। क्वेश्चन क्या था? 2025 में लिमरिक में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले झारखंड के पहले तीरंदाज कौन बने? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा भजंत्री कुमार। भजंत्री कुमार, ठीक है, ये हो गया भजंत्री कुमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राष्ट्रीय स्तर के सर्वाधिक खिलाड़ी देने के लिए राज्य खेल पुरस्कार 2025 में झारखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ खेल जिला घोषित किया गया है? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप सभी भी परिचित होंगे इससे। ओके, इसमें देखो ऑप्शन है रांची, बी है जमशेदपुर, सी है सिमडेगा, डी है खूंटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा, है ना। खेलों की नर्सरी सिमडेगा को कहा जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है? जनवरी 2026 तक नवनिर्मित झारखंड खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। झारखंड खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मधुमिता कुमारी, ऑप्शन बी है अंशुता लकड़ा, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी खेल मंत्री इसके पदेन होते हैं, और ऑप्शन डी है चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड के सचिव। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें देखिए खेल प्राधिकरण है, तो खेल प्राधिकरण में स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं इसमें। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और अभी कौन है? सुदीप कुमार है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में झारखंड की लॉन बॉल टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉन बॉल का बात कर रहे हैं दोस्तों। लॉन बॉल जो है झारखंड अभी पावर हाउस बन के उभरा है। ठीक है, तो 2025 के राष्ट्रीय खेल में 4 स्वर्ण पदक तो केवल लॉन बॉल से आए थे। आपको पता है कुल जो है 25 पदक आए हैं इसमें, कुल 25 पदक आए हैं, 17वां पोजीशन था। राइट, और ठीक है, इतना अभी यहाँ पर देखिए, फिर आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2024 के अंत में झारखंड किस तकनीकी संस्थान को यूजीसी द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? बीआईटी मेसरा, एनआईटी जमशेदपुर, बीआईटी सिंदरी और एनआईएफएफटी रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर हो जाएगा एनआईएफएफटी रांची को इसका दर्जा दिया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इसका नाम बदल के आप सभी को पता है क्या कर दिया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। इसे 2024 के अंत में पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है, पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा इसको 2024 में मिला था, याद रखिएगा। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, 1966 में ये बना था, है ना।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये इसका नाम अभी पड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि 2025 में पूरी तरीके से कार्यात्मक हो गया है का मुख्यालय किस जिले में है? ऑप्शन ए है दुमका, बी है ईस्ट सिंहभूम, सी है साहिबगंज और डी है वेस्ट सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना में ये जिला पूर्वी सिंहभूम में इसका जमशेदपुर में हेडक्वार्टर रखा है, ठीक है। ओलची की लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं, आपको पता है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। और क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय मुख्य रूप से आदिवासी भाषाओं और संस्कृति पर आधारित है ना, और इसका मुख्यालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कमेंट सेक्शन में बताइए ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये भी तो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा। 2025 में किस संस्थान ने राज्य डेटा केंद्र और साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता लैब स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए क्वेश्चन 13 है, उसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, IIM रांची दिया है, ISM धनबाद दिया है, XLRI जमशेदपुर दिया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ISM धनबाद को जो है हमने राज्य डेटा केंद्र और साइबर सुरक्षा उत्कृष्ट लैब स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता किया है, ठीक है, ISM धनबाद। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, CNT अधिनियम 1908 के तहत यदि किसी अधिभोग रैयत की मृत्यु के बिना किसी उत्तराधिकारी के हो जाती है तो जोत में अधिभोग का अधिकार किसे वापस मिल जाता है? क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बोला CNT एक्ट अधिनियम आप 1908 देख रही है, यदि किसी अधिभोग रैयत की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हो जाती है तो जोत में अधिभोग का अधिकार किसे वापस मिल जाता है, यानी कि जो रैयत था उनकी मृत्यु हो गया और उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर अधिभोग का अधिकार किससे वापस मिल जाएगा? उपायुक्त को, है ना, ग्राम प्रधान को, भूस्वामी को या राज्य सरकार को? तो अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका भूस्वामी को, है ना, भूस्वामी को वापस मिल जाता है। ओके, भूस्वामी, देखिए CNT एक्ट में तो यही भूस्वामी भूधारक रैयत इन्हीं का बात किया गया है, तो उसी को वापस मिलेगा ना, क्योंकि भूस्वामी ही रैयत को जमीन देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, CNT अधिनियम 1908 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के उद्देश्य मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारी एक धृति टेन्योर नहीं है? कौन सा सेक्शन में ये लिखा हुआ है? ठीक है, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, सेक्शन 8 में लिखा हुआ है और सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। तो ये धारा का बात कर रहा है, कौन सा धारा में ये मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारी एक धृति नहीं है, उसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 8 है दोस्तों, वो मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारी की एक धृति नहीं है की बात करता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है धारा 8 में। ओके, धारा 8 में लिखा हुआ है, आप जब अध्याय 2 पढ़ेंगे, अध्याय 2 में आपका जो वर्णन किया गया है सभी काश्तकारों के वर्गों का वर्णन किया गया है, तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारी नहीं है, धृति नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। CNT अधिनियम की धारा 49 के तहत उपायुक्त की सहमति से ST SC OBC का सदस्य अपनी भूमि किसी गैर सदस्य को किसी विशेष उद्देश्य के लिए हस्तांतरित कर सकता है। तो ऑप्शन ए है किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, बी है फॉर केवल धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए, सी है औद्योगिक या खनन उद्देश्यों के लिए, ऑप्शन डी है इन उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण सख्त वर्जित है। तो देखिए धारा 49 का बात कर रहा है दोस्तों, है ना, CNT एक्ट की धारा 49 का बात हो रहा है। तो इसमें आप सभी को पता है कि औद्योगिक या खनन उद्योगों के लिए हम लोग हस्तांतरण कर सकते हैं, है ना। धारा 49 के अधीन जो लिखा गया है उसमें औद्योगिक या खनन उद्देश्यों के लिए हम लोग भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं, ST OBC और SC, है ना, सभी कर सकते हैं, गैर सदस्य को, राइट।
तो ये आपका राइट आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग अब बताया जा रहा है आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई भूस्वामी किसी काश्तकार को उसकी जोत से अवैध रूप से बेदखल कर देता है, ठीक है, कोई भूस्वामी अवैध रूप से उसको रेत को बेदखल कर दिया, तो धारा 71 कितना, धारा 71 के तहत काश्तकार को कब्जा वापस पाने के लिए कितने समय के भीतर वाद दायर करना होगा, ठीक है। तो जहाँ पर अवैध रूप से आप किसी को बेदखल कर देते हैं दोस्तों, तो उसका समयावधि 1 साल का होता है। कितना होता है, 1 साल का होता है। विद इन 1 ईयर आपको वाद दायर करना होगा, ठीक है, उपायुक्त के पास या फिर उपायुक्त न्यायालय में, है ना, आपको जाके करना पड़ेगा। धारा 71 कहता है ये अवैध रूप से बेदखल कर देने पर काश्तकार जो है वो आराम से जाएंगे और अपना FIR दर्ज करवाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अधिकार अभिलेख आपने पढ़ा है, अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, ठीक है। तो सेंटी अधिनियम की अध्याय 12 क्या कहता है, अधिकार अभिलेख कहता है, अध्याय 12 ये याद रखिएगा। अधिकार अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। तो अध्याय 12 में लिखा हुआ है, वो तब तक सही माना जाता है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए। कौन सी धारा इस सत्यता की अवधारणा को परिभाषित करती है? अधिकार अभिलेख को तब तक सही माना जाता है जब तक कि अन्यथा सिद्ध ना हो जाए। कौन सी धारा इस सत्यता की अवधारणा को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है सेक्शन 80, सेक्शन 84, सेक्शन 87 और सेक्शन 92। तो इसकी सत्यता का जांच किस में करता है दोस्तों? अधिकार अभिलेख का जो सत्यता का जांच है वो 84 में कहता है। किस में करता है? सत्यता की जांच 84 में करता है, धारा 84 में करता है, ठीक है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? SPT अधिनियम 1949 के तहत बीमारी या अक्षमता के कारण एक रैयत अपनी भूमि को अधिकतम कितनी अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को न्यास पर दे सकता है? 5 साल, 7 साल, 10 साल और 12 साल। न्यास का बात कर रहा है दोस्तों, न्यास का बात कर रहा है। इसमें याद रखिएगा न्यास के लिए जो है SPT में 10 सालों का वर्णन किया है, ठीक है। SPT अधिनियम 1949 के तहत बीमारी या अक्षमता के कारण रैयत अपनी भूमि को अधिकतम कितनी अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को न्यास पर दे सकता है? तो 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए दे सकता है। न्यास मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट को दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? SPT अधिनियम की धारा 5 के अनुसार भूस्वामी या काश्तकारों के आवेदन पर खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो धारा 5 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कमिश्नर के पास है, अनुमंडल पदाधिकारी के पास है, उपायुक्त का है या अंचल अधिकारी का है। जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो आपको पता है SPT और CNT में किसे अधिकार ज़्यादा दिया गया है? उपायुक्त को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, DC है ना, डिप्टी कमिश्नर को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। ये क्या होते हैं? ये IAS अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। SPT अधिनियम के तहत किस प्रकार की भूमि को विशेष रूप से गैर बिक्री योग्य के रूप में नामित किया गया है, यानी जिसको बेच नहीं सकते, उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है मूल रैयती जोत, ऑप्शन बी है बसोरी भूमि, ऑप्शन सी है घर बाड़ी भूमि और ऑप्शन डी है संथाल परगना की सभी रैयती जोत। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए नाम में है वैसे ही, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सेल्यूबल भूमि कहते हैं ना। तो नॉन सेल्यूबल भूमि यहाँ पर कौन सा है? गैर बिक्री योग्य मतलब नॉन सेल्यूबल। ये संथाल परगना की सभी रैयती जोत को इसमें रखा गया है। जितना रैयती जोत होता है उसको आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इफ एन ऑर्डर इज पास्ड बाय ए डिप्टी कलेक्टर, है ना। चलिए हिंदी में पढ़ते। यदि SPT अधिनियम के तहत एक डिप्टी कलेक्टर कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील आप कहाँ करेंगे? कौन कर रहा है? देखिए यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर का बात कर रहा है, ठीक है। तो किसके पास जाएंगे आप? डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर ऑफ डिवीजन यानी प्रमंडल के आयुक्त के पास जाएंगे, रेवेन्यू बोर्ड में जाएंगे, राजस्व परिषद में या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। तो डिप्टी कलेक्टर कर रहा है ये काम, तो किसके पास आप जाएंगे?
देखिए डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, उपायुक्त से छोटा होता है, तो आप कहाँ पहले जाएंगे, उपायुक्त के पास जाएंगे। उपायुक्त जब गलती करेगा तो प्रमंडल में जाएंगे, है ना, ऐसे ही है ना। जब प्रमंडल गलती करेगा तो आप ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, यही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है वेस्ट लैंड, बंजर भूमि। ठीक है, बंजर भूमि का बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। एसपीटी अधिनियम 1949 की धारा 33 उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि के बंदोबस्त को किस आधार पर रद्द किया जा सकता है। यदि ऑप्शन ए है, यदि 5 वर्षों के भीतर इसे खेती के तहत नहीं लाया जाता है। बी है, यदि बंदोबस्त पाने वाला गांव का निवासी नहीं है। ठीक है। सी है, यदि बंदोबस्त के सिद्धांतों के उल्लंघन में किया गया था। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी होना चाहिए। ठीक है, सभी आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष के भीतर अगर आपने जो बंजर भूमि आपको दिया गया है उस पर आपने फिर से खेतीबाड़ी कुछ भी नहीं किया तो फिर वापस ले लिया जाएगा, उसको बंदोबस्ती रद्द कर देंगे। फिर कहता है कि यदि गांव जो बंदोबस्त पाया है वो अगर गांव का निवासी नहीं है तब भी उसको हटा दिया जाएगा। और फिर क्या है कि यदि यह बंदोबस्त के सिद्धांतों के उल्लंघन में किया गया है तब भी उसका बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा। राइट, ये साफ साफ लिखा हुआ है एसपीटी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 किस अधिकार को सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है। ओके, झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है किसे, है ना, किस अधिकारी को सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए है पुलिस निरीक्षक, ऑप्शन बी है कलेक्टर और उपायुक्त, सी है मुखिया, डी है भूमि सुधार आयुक्त। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा कलेक्टर या उपायुक्त जो वहाँ पर होता है उन्हें ये अधिकार दिया जाता है। ठीक है, कलेक्टर या आपका उपायुक्त को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच लीगल प्रोविजन इन झारखंड अलाउस फॉर द म्यूटेशन नामांतरण ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। फिर मैं इंग्लिश में चला गया, चलिए इंग्लिश वर्षों हिंदी में देखिए। झारखंड में कौन सा कानूनी प्रावधान भूमि अभिलेखों के दाखिल खारिज की अनुमति देता है और म्यूटेशन आदेश पारित करने वाले प्राथमिकी अधिकारी कौन हैं। तो यहाँ देखिए क्या बात हो रही है कि कानूनी प्रावधान जो है भूमि अभिलेख जो होता है उसका दाखिला खारिज, है ना, दाखिला खारिज म्यूटेशन का बाद जो होता है ये अनुमति देता है। और म्यूटेशन आदेश पारित करने वाला प्राथमिक अधिकारी कौन है, तो कौन करता है ये म्यूटेशन का बात। ऑप्शन ए है अंचल अधिकारी, है ना, जिसको हम लोग सर्कल ऑफिसर कहते हैं, सीओ। ओके, ऑप्शन बी है डिप्टी कमिश्नर, डीसी। और इसमें फिर ऑप्शन सी है आपका रेवेन्यू ऑफिसर 70 एक्ट सेक्शन 46 के अनुसार, और झारखंड राइट टू फेयर कंपेंसेशन एक्ट SDO। ठीक है, तो इसमें कौन होगा, ये नया क्वेश्चन आपको भी मिला होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अंचल अधिकारी के पास ये म्यूटेशन का हिसाब किताब होता है, अंचल अधिकारी ही करवाते हैं म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड की किस भौगोलिक संरचना को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। किस भौगोलिक संरचना को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से आर्केन युगिन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी है। ऑप्शन ए है राजमल ट्रैप, बी है छोटा नागपुर का पठार, सी है दलमा श्रेणी और डी है दामोदर घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिजों का भंडार किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। ये सब में मत फंसिएगा, ये सब ट्रैप है ना, सीधा सीधा बात है। यहाँ जब साफ साफ लिख रखा है खनिजों का भंडार, तो खनिजों का भंडार छोटा नागपुर का पठार। कभी कभी हम लोग जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड की नदी प्रणालियों के संदर्भ में अरीय अफवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से किस उच्च भूमि क्षेत्र में देखा जाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है देखिए नेत्रहाट पाट क्षेत्र, बी है पारसनाथ पहाड़ी, सी है रांची का पठार और डी है हजारीबाग का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची का पठार। ठीक है, रांची का पठार में अरीय अफवाह प्रतिरूप यानी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मिलता है।
रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक स्थान है, जैसे ये मान लो ये कोई पहाड़ है, तो एक नदी इधर से निकल गई, एक नदी इधर से निकल गई, एक नदी इधर से निकल गई, मतलब इस तरीके से नदियाँ निकल रही है। एक ही जगह से जब कई सारी नदियाँ निकलती है तो उसको हम लोग कहते हैं। जैसे आप अगर यहाँ बात करें नगड़ी रांची का बात करते हैं, यहाँ से आपका 2 नदी निकलता है, आपको पता है, एक साउथ कोयल निकलता है, दक्षिणी कोयल, और दूसरा कौन निकलता है, स्वर्ण रेखा निकलता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अर्य प्रतिरूप अपवाह प्रणाली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच यूनिक टाइप ऑफ सॉयल कोडरमा और हजारीबाग जिलों में पाई जाने वाली किस विशिष्ट प्रकार की विशेषता अभ्रक के कणों में उपस्थिति के कारण ये चमकती है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है जिसकी वजह से ये चमकती है। ऑप्शन ए है अभ्रक मूलक मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटेराइट, ऑप्शन सी है बलुई मिट्टी और ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो जैसे ही कोडरमा और हजारीबाग दे दिया और चकमक चकमक का बात कर रहा है, चमक चमक का बात कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। वैसे भी आपको पता है झारखंड में अभ्रक का राजधानी इसको कहा जाता है, कोडरमा को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राजमहल ट्रैप के निर्माण का तकनीकी कारण क्या है। ऑप्शन ए है नदी निक्षेपण, ऑप्शन बी है टेक्टोनिक उत्थान, ऑप्शन सी है हिमनद अपरदन और जुरासिक काल के दौरान ज्वालामुखी विस्फोट। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था, राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था, आप सभी को पता है ये इसका निर्माण जो है जुरासिक काल में हुआ था और ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। तभी तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो लावा वगैरह था बाद में रूपांतरित चट्टानें वगैरह जो बना, उसके बाद यहाँ पर बेंटोनाइट का निक्षेप ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ये सब आपने पढ़ा है। तो ये हो गया यहाँ पर इससे ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का कौन सा जलप्रपात जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है रावड़ू नदी पर स्थित है और नदी अनुदैर्ध्य प्रोफाइल में निक पॉइंट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है हुंडरू जलप्रपात, बी है दसम जलप्रपात, सी है जोन्हा जलप्रपात और डी है लोधा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को हम लोग क्या कहते हैं, गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं और ये रावड़ू नदी पे अवस्थित है। ओके, ये रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है सितंबर 2025 में झारखंड कैबिनेट ने खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस आयोग का नाम क्या है। ऑप्शन ए है झारखंड भूमि निगरानी आयोग, बी है झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग, सी है जनजातीय कल्याण एवं उद्योग आयोग और डी है झारखंड इंडस्ट्रियल राइट अथॉरिटी झारखंड औद्योगिक अधिकार प्राधिकरण। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, झारखंड कैबिनेट ने खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस आयोग का नाम क्या है। खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए क्या दिया है, झारखंड भूमि निगरानी आयोग, ये तो नहीं है, झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग, प्रभावित लोगों के लिए ना, तो यही होगा, बी आंसर हो जाएगा ना इसका 31। विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन किया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग, ये आयोग का गठन किया गया है। इससे संबंधित जो नीति है 2008 में लाया था, हाँ 2008 में लाया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड एमएसएमई, यहाँ पर झारखंड एमएसएमई में विशेष अधिनियम 2025 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को कितने वर्षों तक निरीक्षण और कुछ अनुमोदनों से छूट दी गई है। ऑप्शन ए है 2 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 3 साल और ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है 4 साल। तो कितने वर्षों तक निरीक्षण और अनुमोदन के लिए छूट दी गई है दोस्तों, ये एमएसएमई का बात कर रहा है, तो इसमें याद रखिएगा 3 सालों के लिए किया गया है, ठीक है। 3 सालों के लिए आपका एमएसएमई में विशेष प्रावधान जो है निरीक्षण और अनुमोदन के लिए छूट दी गई है 3 सालों तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जनवरी
2025 में किस औद्योगिक दिग्गज ने झारखंड में 2 तांबा खदानों और 1 कंस्ट्रक्टर प्लांट विकसित करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का 2600 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अदानी ग्रुप, बी है JSW, सी है वेदांता रिसोर्सेज और डी है टाटा स्टील। तो देखिए औद्योगिक दिग्गजों यहाँ पर पूछा है 2 तांबा खदानों का और 1 कंस्ट्रक्टर प्लांट बनाने की बात कही गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदांता रिसोर्सेज ने। किसने किया है? वेदांता रिसोर्सेज ने, वेदांता ग्रुप ने इसकी बात कही है। तांबा खदानों और 1 कंसंट्रेटर प्लांट के लिए प्लांट को विकसित करना है, उसके लिए 2600 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? किधर गया? झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति 2022 आपने पढ़ा होगा के तहत जो अक्टूबर 2027 तक मान्य है, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी राशि प्रदान की जाती है? तो औद्योगिक पार्क निजी वाला जो विकसित करेगा उसको कितना सब्सिडी देंगे? 50 करोड़ का, 25 करोड़ का, 100 करोड़ का और 75 करोड़ का। आप सभी को याद होगा इसमें 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 25 करोड़ इतना का सब्सिडी अधिकतम दे सकते हैं पार्क वाला में, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क नीति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PVUNL जिसने हाल ही में रामगढ़ में एक बड़ी इकाई शुरू की है, NTPC और किस राज्य इकाई के बीच में संयुक्त उद्यम है? तो NTPC और किस राज्य इकाई के बीच संयुक्त उद्यम है? आपको पता है झारखंड में कई सारे निगम बनाए गए हैं विद्युत को लेकर, तो उसमें पूछ रहा है आपसे कि JUVNL के साथ NTPC ने किया है, JBVNL के साथ किया है, JWNL के साथ किया है और TBNL के साथ किया है। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, बिजली वितरण विभाग, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन मैं 110% कहता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ इसने जो काम किया है दोस्तों वो किसके साथ है? झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि JUUNL, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ NTPC ने समझौता करके रामगढ़ में ये इस यूनिट का निर्माण किया है, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि अप्रैल 2025 में किस जिले में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और DVC के बीच 16,500 करोड़ के निवेश के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो किस जिले में ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करा जाएगा? ऑप्शन ए है बोकारो, बी है धनबाद, सी है चतरा और डी है लातेहार। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बोकारो, ठीक है, बोकारो इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, ओके। तो कोल इंडिया और DVC मिलकर बोकारो में अत्याधुनिक और कम प्रदूषण फैलाने वाले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो शामिल है आपका कोल इंडिया यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है CCL और दूसरा है DVC। तो इसको आप याद रखिएगा। सारे पॉइंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली संयंत्र का उत्पादन हमने बोकारो जिला में कर रहे हैं। उसमें क्या है, कौन कौन कंपनियों का इसमें सहयोग है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का और DVC का इसमें सहयोग है। और कितना इसमें निवेश किया जा रहा है? तो 16,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दावोस 2026 है ना, आपने पढ़ा होगा इसको। दावोस 2026 में प्रदर्शित नवीनतम औद्योगिक रोड मैप के अनुसार झारखंड खनिज निष्कर्षण से अपना ध्यान किस क्षेत्र की ओर उच्च मूल्य निर्माण के लिए
स्थानांतरित कर रहा है। ऑप्शन ए है कपड़ा और परिधान, ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज, सी है खाद्य प्रसंस्करण और डी है भारी मशीनरी। तो दावोस 2026 में प्रदर्शित नवीनतम औद्योगिक रोडमैप के अनुसार झारखंड खनिज निष्कर्षण से अपना ध्यान किस क्षेत्र की ओर उच्च मूल्य निर्माण के लिए स्थानांतरित कर रहा है। ऑप्शन ए है दावोस में, आपको पता है ना इससे संबंधित बातें हो रही थी चर्चा विधानसभा में, वहाँ पर काफ़ी बातें चल रही थी। डुमरी विधायक हमारे जयराम महतो भी इस पर आवाज़ उठाए थे कि दावोस जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, देखिए पढ़े आपने इसको अच्छे से, तो देखिए इसमें है एक जगह होगा परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज, है ना, परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज की ओर इसका ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई है। ठीक है, उच्च मूल्य निर्माण के लिए स्थानांतरित करेंगे परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में 38। विच सेंट्रल स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड टू फॉर्मलाइज एंड सपोर्ट इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। हिंदी में आप पढ़ें तो इसको क्या मिलेगा कि झारखंड वित्त वर्ष 2025-26 में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और औपचारिक रूप से रूप देने और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी केंद्रीय योजना लागू की जा रही है। ऑप्शन ए है पीएम कुसुम योजना, पीएम एफएमई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, पीएम स्वनिधि योजना और पीएम डिवाइन योजना। तो इसमें क्या करना है आपको, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना, यहाँ पर जो लिखा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यही इसका आंसर होगा PMFME। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अक्टूबर 2024 में झारखंड के किस कोयले क्षेत्र में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 732 करोड़ की 2 कोयला हैंडलिंग परियोजना की आधारशिला रखी गई है। क्या फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 732 करोड़ की 2 कोयला हैंडलिंग परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन ए है झरिया कोयल क्षेत्र, ऑप्शन बी है राजमहल कोयल क्षेत्र, सी है उत्तरी कर्णपुरा कोयल क्षेत्र और डी है रामगढ़। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है, यहाँ पर हम लोग 2 कोयला हैंडलिंग परियोजना की आधारशिला रखे हैं, जिसका कॉस्ट कितना है, 732 करोड़ रुपया है। ठीक है, ये किस लिए किया जा रहा है, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण नियमों के अनुसार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सिया, आपने पढ़ा होगा, अध्ययन के लिए निर्धारित स्थापना शुल्क कितना है। ऑप्शन ए है 2% ऑफ सिया फी, बी है 10% ऑफ सिया फी, 5% ऑफ सिया फी और डी है 7.5% ऑफ सिया फी। तो झारखंड उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, आपने पढ़ा होगा, पहला स्टेज इसमें यही होता है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 5% का बात कहा था, इसमें 5%। ठीक है, 5% का बात कहा था, आंसर क्या हो जाएगा 5%। ठीक है, 5% ऑफ सीआरपी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कहता है कि मार्च 2025 में जेएसडब्ल्यू स्टील को 25 वर्षों के लिए बोकारो में किस प्रमुख कोयला वाशरी परियोजना को विकसित करने और संचालित करने के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। जेएसडब्ल्यू को 25 वर्षों के लिए बोकारो में किस प्रमुख कोयला वाशरी को परियोजना के तहत विकसित करने और संचालित करने के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है करगाली कोयला वाशरी, ऑप्शन बी है दुग्धा कोयला वाशरी, सी है कठारा कोयला वाशरी और डी है स्वांग कोयला वाशरी। तो करंट अफेयर्स यहाँ पर देखिए, इतना अच्छा करंट अफेयर्स है जो पूछने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसका संग्रह यहाँ पर किया गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेएसडब्ल्यू को कठारा कोल वाशरी, ठीक है, कठारा कोल वाशरी जो कि आपके बोकारो में स्थित है, उसको विकसित करना है जेएसडब्ल्यू कठारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर मूल्यों पर राज्य के जीएसडीपी की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये आसान क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा है तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है 6.7%, बी है 7.5%, सी है 8.2% और डी है 9.1%। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 7.5% 2000 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है 7.5% स्थिर मूल्यों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि झारखंड बजट 2025-26 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 3%, सी है 2.3% और डी है 3.5%। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी 3%। ठीक है, 3% रखने का लक्ष्य है। ठीक है, 3% राजकोषीय घाटा 3% रखने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड सरकार ने किस वित्तीय वर्ष तक राज्य को 10 ट्रिलियन 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए है 27-28, बी है 30-31, सी है 29-30 और डी है 25-26। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका 29-30। 10 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2029-30 तक रखा है। क्वेश्चन नंबर 45, 2024-25 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर झारखंड की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितना है? प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,05,274, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1,14,271, ऑप्शन सी 1,24,079 और डी है 98,500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1,14,000 था ना, राइट? अगर आप देखिए 1,14,000 ही होगा, 1,14,271 ये हमारा प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, झारखंड में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड बजट 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस योजना को 13,363 करोड़ का सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? झारखंड बजट 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस योजना को 13,363 करोड़ का सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सी है आपका तेजस्विनी प्रोजेक्ट योजना और डी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो आपको पता है महिला सशक्तिकरण के लिए ये जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके लिए 13,363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 47, हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित किए गए अनुसार 2020-21 और 2023-24 के बीच स्थिर मूल्यों पर झारखंड के जीएसडीपी की औसत वार्षिक विकास दर क्या थी? 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच का बोल रहा है, उस दौरान हमारी आर्थिक विकास दर क्या थी? ये देखिए, कोविड-19 के बाद जो है ना थोड़ा सा विकास करना प्रारंभ किए थे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर जो विकास दर था दोस्तों वो 8.3% औसत वार्षिक विकास दर थी 2020-21 से लेकर 2023-24 तक 8.3%। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसबीए में सेवा क्षेत्र का वर्तमान योगदान कितना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों क्षेत्रों का योगदान याद रखना चाहिए। तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो वो कितना है? ये आपका 44% है। ठीक है ना, 44% सेवा क्षेत्र में है। इसमें आप याद रखिएगा जीएसबीए में आपको ये भी याद रखना होगा प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है ना, औद्योगिक क्षेत्र का क्या योगदान है। ओके, और फिर ये सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, 44%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड छात्र अनुसंधान नवाचार नीति 2025। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 को मुख्य रूप से किस आर्थिक संकेतक में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट में पेश किया गया था? छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति।
ऑप्शन ए है औद्योगिक उत्पादन के लिए, बी है बौद्धिक पूंजी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, सी है कृषि उपज के लिए और डी है एक्सपोर्ट यानी निर्यात अधिशेष के लिए। ठीक है, तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वो बौद्धिक पूंजी है ना, इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार यहाँ लिखा है ना, उसका मतलब यही होता है बौद्धिक पूंजी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र। और आज का ये 50वां क्वेश्चन है। तो आप सभी अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाइक मिलना चाहिए दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा कुल कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? 25-26 में वित्त मंत्री द्वारा कुल कितना व्यय का बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1.28 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 1.4 लाख करोड़ और सी है 1.10 लाख करोड़ और डी है 1.36 करोड़। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो सारा आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें देखिए किस पे दिया है, कुल कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, तो इसका कितना था 1.36 लाख करोड़ था ना, 1.36 लाख करोड़ व्यय प्रस्तावित किया था कुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2025 में झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सीमाओं के भीतर हिमालयन शेरों के पहली बार देखे जाने के दस्तावेजीकरण के लिए चर्चा में था? जनवरी 2025 में झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सीमाओं के भीतर हिमालयन शेरों के पहली बार देखे जाने के दस्तावेजीकरण के लिए चर्चा में था? ऑप्शन ए है दलमा वन्यजीव अभयारण्य, बी है पलामू, सी है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य और डी है लबालोंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व में हिमालयन शेरों के देखे जाने का दस्तावेजीकरण चर्चा में था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट यानी कि ISFR का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए कि विवरण 2025 के अनुसार झारखंड के किस जिले में अति सघन वन VDF का प्रतिशत सबसे अधिक देखा गया है? ठीक है, VDF का बात कर रहा है, सबसे अधिक है कहाँ पर है? ऑप्शन ए है लातेहार, बी है चतरा, सी है गढ़वा और डी है पश्चिमी सिंहभूम। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लातेहार हो जाएगा, ठीक है। लातेहार में जो घनों का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो VDF सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जून 2024 में झारखंड राज्य ने ग्रामीणों को रियल टाइम लोकेशन अलर्ट प्रदान करने के लिए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो रियल टाइम लोकेशन आपको वहाँ दिखाएगा और अलर्ट करेगा कि हाथी आ रहा है। तो इसका ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गजरक्षक, बी है हाथी साथी, सी है एरावत ट्रैकर और डी है वन दर्पण। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गजरक्षक। क्या हो जाएगा? गजरक्षक, राइट, गजरक्षक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, पलामू पर दबाव कम करने के लिए 2025 के पर्यावरणीय मसौदों में झारखंड के किस आरक्षित वन को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? क्योंकि पलामू में तो कोई भी टाइगर पाया नहीं गया था, है ना, तो इसमें वैसे भी दबाव बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसको कम करना है। उसके लिए कौन सा आरक्षित, झारखंड के किस आरक्षित वन को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन ए है सारंडा वन, बी है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी है पारसनाथ और डी है कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पलामू से सटा हुआ है कोडरमा, तो वहाँ से हम लोग चतरा और कोडरमा, ठीक है, उधर से हम लोग कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य को इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, दूसरा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 55, अगस्त 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में झारखंड का कौन सा शहर राज्य में पहले स्थान पर है? ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाला में बोल रहा है, स्वच्छ वायु प्रदूषण वाला बात कर रहा है। ऑप्शन ए है धनबाद, बी है रांची, सी है जमशेदपुर, डी है बोकारो। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ये हमेशा यही रहता है, जमशेदपुर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56,
2024 के अंत में झारखंड की नेतरहाट पहाड़ियों में खोजी गई नेमेस्पिस दिन के छिपकली की नई प्रजाति का नाम क्या है? ठीक है, 2024 के अंत में झारखंड की नेतरहाट पहाड़ियों में खोजी गई नेमेस्पिस दिन के छिपकली की नई प्रजाति का नाम क्या है? देखिए ऑप्शंस इसको पढ़िए आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहेगा। सिनेमाप्सिस सोरेनी बी है, सिनेप्सिस नेत्रहार्टेनिस, फिर है सिनेप्सिस झारखंड डेनिसिस, और फिर है सिनेप्सिस प्लामू, मतलब उसके नाम पे रख दिया है प्लामुएनसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका नाम रखे हैं हम लोग नेत्रहाट का है चूँकि, तो नेत्रहाट का नाम से रखे हैं इसको। ठीक है, सिनेप्सिस नेम इसको नेम क्या बोलते हैं? नेमेस्पिस नेत्रहार्टेनेसिस कहते हैं। ठीक है ओके, आपको पता है ये सबका साइंटिफिक नाम अलग तरीके से होता है थोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? 2025 में संशोधित मुख्यमंत्री जनवन योजना आपको याद रखना है। निजी क्षेत्रों में निजी लोगों को निजी भूमि में वनों का विकास करना था ना। किसानों को इमारती लकड़ों और फलदार पेड़ लगाने के लिए कुल खर्च का कितना प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा था? ऑप्शन ए है 50%, बी है 75%, सी है 90% और डी है 60%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75%। ओके, 57 का क्या हो जाएगा? बी 75%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इन मार्च 2025 में झारखंड के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? ऑप्शन ए है रांची, बी है लोहरदगा, सी है हजारीबाग और डी है खूंटी। तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा इसमें? 58 का आंसर हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा दोस्तों? हजारीबाग। ठीक है, मार्च 2025 में झारखंड के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पहले गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हजारीबाग में विकसित किया गया है मार्च 2025 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 59। 2025 में व्यापक गाद निकालने और पारिस्थितिकी बहाली के लिए अमृत सरोवर 2.0 परियोजना का मुख्य केंद्र झारखंड की कौन सी नदी थी? ठीक है, अमृत सरोवर 2.0 परियोजना का मुख्य केंद्र झारखंड की कौन सी नदी थी? ऑप्शन ए दामोदर, बी है स्वर्णरेखा, सी है खरकई और डी है साउथ कोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा। क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा। 2025 में व्यापक गाद निकालने और पारिस्थितिकी बहाली के लिए अमृत सरोवर 2.0 परियोजना का मुख्य केंद्र झारखंड की स्वर्णरेखा नदी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है? 2025 के अंत में झारखंड उच्च न्यायालय के संरक्षित क्षेत्रों में इको सेंसिटिव जोन को संरक्षित करने के लिए 10 किलोमीटर का दायरा में सभी व्यावसायिक खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो कौन सा है? तोपचांची झील, बी है पालकोट वन्यजीव, सी है उधवा झील अभ्यारण्य और डी है पारसनाथ हिल। तो इको सेंसिटिव जोन में 10 किलोमीटर के दायरे तक आप कोई भी व्यावसायिक खनन नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा में लगाया गया है? 60 में क्या हो जाएगा? पारसनाथ पहाड़ी है ना, पारसनाथ हिल्स। इसमें 10 किलोमीटर के दायरे में आप किसी भी प्रकार का खनन गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जनवरी 2026 के जलवायु शिखर सम्मेलन में चर्चा के अनुसार पर्यावरण के संबंध में झारखंड सौर नीति 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जनवरी 2026 के जलवायु शिखर सम्मेलन में चर्चा के अनुसार पर्यावरण के संबंध में झारखंड सौर नीति 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गाँवों का 100% विद्युतीकरण, बी है कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना, सी है सभी किसानों के लिए मुफ्त सौर पंप, डी है संथाल परगना में सौर ऊर्जा संचालित उद्योगों को बढ़ावा देना। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा की स्थापना करना है ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 62 में है
दिसंबर 2024 में झारखंड के किस आदिवासी समुदाय को सरना स्थल की रक्षा के लिए उनके अद्वितीय पारिस्थितिक धार्मिक अभ्यास के लिए वन विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए है संथाल, बी है उरांव, बी सी है मुंडा और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो पारिस्थितिकी धार्मिक अभ्यास के लिए वन विभाग आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है कौन सी जनजाति को सरना स्थल के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी जनजाति के लिए, यहाँ जो भी लिखा है संथाल, उरांव, मुंडा, इन सभी के लिए इसका प्रावधान किया गया है। वन विभाग उसको छूट देती है कि भाई आप सरना धर्म स्थल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY के तहत वित्तीय सहायता आधिकारिक तौर पर बढ़ा दी गई थी और जनवरी 2026 तक पात्र महिलाओं को दी जाने वाली वर्तमान मासिक राशि क्या है? 1000 है, 1500 है, 2500 है, 2100 है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो आंसर होगा वो जान लेते हैं। जनवरी 2026 तक जो पात्र महिलाएं हैं उसको अभी 2100 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, 2100 रुपया दिया जा रहा है। पहले क्या हुआ, पहले 1000 रुपये से शुरुआत किए गए थे, आपको पता है इलेक्शन से पहले 2024 के। उसके बाद फिर उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया था, 2500 कर दिया गया था। फिर अभी घटा के कितना कर दिया गया है, 2100 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर ऐसे दिखेगा आपको। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित अबुआ आवास योजना के तीसरे चरण के तहत राज्य सरकार ने बेघरों के लिए कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 2 लाख, 3,50,000, 4 लाख और 2.5 लाख। कितना हाउस बनाने की बात कही गई है अबुआ आवास योजना में तीसरे चरण में? ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3,50,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3,50,000 घर बनाने की बात कही गई है तीसरे चरण में अबुआ आवास योजना के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2024 के अंत में मुख्यमंत्री जन वन योजना को संशोधित किया गया था। 3 वर्षों तक पेड़ों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली सब्सिडी वर्तमान प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 50, बी है 75, सी है 90 और डी है 60%। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन आपने देखा था, तो यहाँ पर आपको बताना है अभी कितना दिया जा रहा है। तो 75% ही। ठीक है, वही क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विच न्यू पॉलिसी, छोड़िए इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में छात्रों को PhD अनुसंधान और स्टार्टअप के लिए विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान करने के लिए झारखंड बजट 2025-26 में कौन सी नई नीति पेश की गई थी? ऑप्शन ए है झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025, बी है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2025, सी है झारखंड उच्च शिक्षा अनुदान योजना और डी है आपका बिरसा मुंडा स्टार्टअप और अनुसंधान मिशन। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 66 का आंसर हो जाएगा आपका झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025। झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 लाया गया था। ठीक है, स्टार्टअप के लिए और PhD अनुसंधान के लिए झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 2025 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत PBTG विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों परिवारों की सहायता के लिए एक विशेष उप योजना शुरू की गई थी। इस पहल के तहत 100% ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण सहायता के लिए PBTG बस्तियों की पहचान की गई थी। 67, तो PBTG परिवार बस्तियों की पहचान की गई है। कितना, इसमें संख्या आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं 550 हैबिटेशन, 989 हैबिटेशन, 712 हैबिटेशंस और 1205 हैबिटेशंस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 990 हैबिटेशंस को यहाँ पर PBTG के लिए पहचान की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। झारखंड में ग्रीष्म काल के समय में वृद्धि का क्या संकेत मिला है? ठीक है, लू अब मई के अंत में शुरू होती है, मार्च के मध्य से ही लू चलने लगती है, गर्मी अब केवल जून तक सीमित है, सर्दियों का समय बढ़ गया है। तो ये जो इसमें स्टडी किया गया है, इसके तहत क्या हुआ है देखिए। तो पहले देखिए माना जाता था कि झारखंड में लू नहीं चलती है, लेकिन अभी जो है लू चलने लगी है और मार्च के मध्य में ही लू चलने लगी है, मार्च के मध्य में ही लू चलने लगी है। साथ ही आप यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि बोला गया है कि 2050 तक जो है ना 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाएगी झारखंड का, जो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना। 4 से 5 डिग्री यही है, बहुत ज़्यादा आप जल जाएंगे, आप घर से निकल नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69। पलामू और गढ़वा में भूजल स्तर गिरकर कितने फीट नीचे चला गया है? ऑप्शन ए है 100 फीट, बी है 200 फीट, सी है 300 फीट और डी है 50 फीट। तो देखिए भूजल स्तर भी काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। यहाँ पर अभी जो है 300 फीट से अधिक नीचे चला गया है पलामू और गढ़वा में। ऐसे भी इस क्षेत्र में बारिश कम होती है और ये स्थिति है। तो ये हमें अपने आप को बचाने के लिए सारी चीज़ें करना होगा जो सरकार करना चाहती है, ठीक है, हमें भी उसका साथ देना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर CRA के तहत, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर CRA के तहत किसानों को किन फसलों के लिए बीज वितरित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए है अधिक पानी चाहने वाला धान, कम पानी उगने और उच्च तापमान सहने वाले फसलें, मोटे अनाज, केवल नकदी फसलें जैसे गन्ना और विदेशी किस्म के फल। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आप मार दीजिएगा इसका आंसर बी, कम पानी में उगने वाला और उच्च तापमान सहने वाले फसलें को हम लोग अभी उपजाने का प्रयास कर रहे हैं ना, मोटे अनाजों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में 71। डिजिटल एग्रो क्लाइमेट एडवाइजरी का लाभ किसानों को कैसे पहुंचाया जा रहा है? हाउ इज़ द बेनिफिट ऑफ डिजिटल एग्रो क्लाइमेट एडवाइजरी बीइंग रीच टू फार्मर्स? ऑप्शन ए है केवल रेडियो के माध्यम से, बी है हर किसान के मोबाइल पर संदेश द्वारा, सी है डाक के माध्यम से और डी है केवल ब्लॉक कार्यालयों में नोटिस लगाकर। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हर किसान के मोबाइल पर संदेश पहुंचाकर। ठीक है, सभी किसानों के मोबाइल पर संदेश पहुंचाया जा रहा है डिजिटल एग्रो क्लाइमेट एडवाइजरी के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। नगर वन योजना क्या है? नगर वन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना, बी है शहरी तापमान को कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का विकास करना, सी है वनों में पर्यटन को बढ़ावा देना और डी है शहरों में पार्क बनाना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? शहरी तापमान को कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का विकास करना। शहरी तापमान को कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का विकास करने के लिए हम लोग नगर वन योजना लाए हैं। 73 क्वेश्चन में 73 क्या है? 2025 में पलामू का अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया था? 2025 में पलामू का अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया था? ऑप्शन ए है 42.5%, बी है 45.0%, सी है 47.2% और डी है 49.1 डिग्री। तो 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 47.2% जो है पलामू का अधिकतम तापमान मेजर किया गया था, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 74। कम्युनिटी बॉनफायर सामुदायिक अलाव की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, बी है जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर चौराहों पर, सी है वन विभाग द्वारा केवल जंगलों में और डी है स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। तो कम्युनिटी बॉनफायर जो है आपका कौन करता है? बी, जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के चौराहों पर। ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के मुख्य चौराहों पर सामुदायिक अलाव की व्यवस्था करती है। ठीक है, अरे गर्मी ठंडे में करता है ना, हर चौराहे में रहता है। क्वेश्चन नंबर 76। राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2025 का मुख्य मंत्र क्या है? मेन मोटो क्या है राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2025 का? ऑप्शन ए है अधिकतम राहत वितरण, बी है शून्य मृत्यु दर और न्यूनतम आर्थिक क्षति, सी है केवल शहरी आपदा प्रबंधन और डी है त्वरित पुनर्वास।
तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। शून्य मृत्यु दर करना है, मृत्यु दर को घटाना है, जीरो मॉर्टेलिटी एंड मिनिमम इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, ये तुम्हारा राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2025 का मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस पेड़ की पूजा से संबंधित है? ऑप्शन ए है महुआ, बी है साल, सी है करम और डी है पलास। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी साल। साल है ना, साल सखुआ जो हमारा राजकीय वृक्ष भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, सरहुल पर्व के दौरान बांटे जाने वाले फूल को किस नाम से जाना जाता है? सरहुल के समय पलास फूल, सराई फूल, गुलाल फूल और बेलपत्र। तो आपको पता है ये क्या होता है, सराई फूल होता है। ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा आंसर, सराई फूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए दोस्तों, अभी तक मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो लाइक तो ज़रूर क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में भी हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। मार्च 2025 में झारखंड के किस जिले में तसर सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है दुमका, बी है रांची, सी है खूंटी और डी है गोड्डा। तो झारखंड के किस जिले में तसर सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है? तसर सिल्क एक्सपो का। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची में तसर सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, उसमें क्या है, झारखंड सरकार ने मार्च 2025 में किस जिले में मेरीटाइम म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मेरीटाइम म्यूजियम बनाने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए है रांची, बी है साहिबगंज, सी है धनबाद और डी है पूर्वी सिंहभूम। तो मेरीटाइम आप सोचिए ना किधर बनाया जा सकता है, तो एक ही जगह बनता है जहां गंगा है, साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज मेरीटाइम म्यूजियम बनाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 81, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मैया समान योजना, लाडली योजना और किशोरी कल्याण योजना। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, सीएनटी अधिनियम की धारा 58 के तहत धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लिया जा सकता है? ऑप्शन ए है 5%, बी है 6.25%, सी है 10% और डी है 12.5%। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 6.25%। ठीक है, ये तो आपको याद होगा कि जो साधारण ब्याज कितना लिया जाता है, 6.25% लिया जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, एसपीटी अधिनियम की किस धारा के तहत रेती भूमि का विनिमय जिलापाल की अनुमति से किया जा सकता है? ठीक है, रेती भूमि का विनिमय एक्सचेंज करना है, यानी कि समतुल्य भूमि जो है यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर ये आदमी रहता है लेकिन खेती यहाँ कर रहा है, यहाँ पर ये आदमी रहता है दूसरा आदमी लेकिन खेती यहाँ कर रहा है। तो ऐसे में क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है, या फिर जिसको जैसा ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से एक्सचेंज कर लेता है, अपने घर के पास की भूमि लेता है। तो यह कह रहा है किस धारा के अंतर्गत ऐसा कर सकता है? ऑप्शन ए है धारा 20, ऑप्शन बी है धारा 23, ऑप्शन सी है धारा 42, ऑप्शन डी है अदला बदली 2 3। ठीक है, तो 84 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 83 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 है ना, 23 2 3 कर लेगा। ठीक है, ये होगा 23। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान का कार्य क्या है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान का क्या काम है? ऑप्शन ए है धार्मिक अनुष्ठान, बी है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ विवादों का निपटारा, सी है आपका संदेश वाहक, डी है लगान वसूलना। तो पढ़ा पंचायत है भाई, पढ़ा दीवान है ना, तो ये क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, मार्च 2025 में झारखंड सरकार ने वन उपज के लिए किस नई न्यूनतम समर्थन मूल्य MCP को मंजूरी दी है? किसके ऊपर, वन उपज में? ऑप्शन ए है लाख और लाह, बी है इमली, सी है चिरौंजी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। इन सभी के लिए पहला नाम याद रखिएगा, लाख हो गया, लाख, दूसरा हो गया इमली और तीसरा हो गया चिरौंजी। इन तीनों के लिए जो है यहाँ पर हमने MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड के किस जिले में संथाली अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाली अकादमी आपको कहाँ करना है? ऑप्शन ए है दुमका, बी है पाकुड़, सी है रांची और डी है साहिबगंज। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? संथाली अकादमी दुमका में, संथाल अकादमी दुमका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया जनजाति के कालो का कार्य क्या है? कालो का कार्य पूछा है। ऑप्शन ए है प्रशासनिक, बी है धार्मिक, सी है न्यायिक और डी है सैन्य। तो आपने याद किया होगा तो इसमें बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये जो कालो है वो धार्मिक अधिकारी होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष खुद को भगवान का दूत घोषित किया था? ऑप्शन ए है 1890, 1895, 1899 और 1900। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 88 का। ये सब गलती नहीं होना चाहिए, 1895 में होगा, ठीक है ना। बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, मुंडा शासन व्यवस्था में यदि खुटकट्टी गांव की सीमाओं को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो किसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है? खुटकट्टी गांव की सीमा को लेकर है ना कोई विवाद होता है तो कौन निर्णय देगा? अंतिम निर्णय पाहन देगा, मुंडा देगा, पढ़ा राजा देगा और कोटवार देगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अब लगाइए। अगर पढ़ा है तो ठीक है, तो पढ़ा राजा ही होगा, ठीक है। इसमें सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है? पढ़ा राजा है। तो पढ़ा राजा जो है खुटकट्टी गांव की सीमा को लेकर, अगर गांव के बीच में है ना, गांव का सीमा का निर्धारण कौन करेगा? पढ़ा राजा करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, मुंडा व्यवस्था से नागवंशी व्यवस्था में संक्रमण के दौरान भू राजस्व के संबंध में क्या महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन पेश किया गया था? ऑप्शन ए है भुईहरी के माध्यम से मालगुजारी की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी है मुंडा के पद की समाप्ति की गई थी। सी है खुटकट्टी का राजहंस भूमि में अनिवार्य परिवर्तन हुआ था। और डी है मुगल सूबेदार द्वारा प्रत्यक्ष कर संग्रह किया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मालगुजारी व्यवस्था लाया गया था ना, मालगुजारी है ना, भुईहरी के द्वारा है ना के माध्यम से मालगुजारी की शुरुआत हुई थी। ओके, ये जब मुंडा शासन व्यवस्था खत्म होकर नागवंशी शासन व्यवस्था आया था तब की बात कर रहा हूँ मैं। भुईहरी एक पद दिया गया था ना, उसमें फिर टैक्स वसूला जा रहा था मालगुजारी। 91, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पन भरा की अद्वितीय भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए है गांव के खेतों का रखरखाव करना, बी है धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में पाहन की सहायता करना, और डी है पढ़ा राजा के दूत के रूप में कार्य करना, और ऑप्शन डी है जनजातीय मिलिशिया का नेतृत्व करना। ठीक है, तो इसमें 91 का क्या आंसर हो जाएगा? पनभरा का जो काम होता है दोस्तों वो असिस्ट करना होता है ना, पाहन का असिस्ट करना होता है इन रिलीजियस एंड सोशल रिचुअल्स में। पनभरा, ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का बात कर रहे हैं। पनभरा का काम धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में पाहन की सहायता करना होता है। पनभरा। 92, मांझी परगना शासन व्यवस्था के तहत कौन सा अधिकारी मांझी के सुरक्षा गार्ड या दूत के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है प्रमाणिक, बी है जोगमांझी, सी है गोड़ायत और डी है चकलादार। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 92 का आंसर हो जाएगा आपका सी, गोड़ायत, है ना। गोड़ेत जो है वो सुरक्षा गार्ड के तहत या फिर दूत के रूप में कार्य करता है। किसका? मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी का। ओके, गोड़ेत सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 93, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति में किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने नियमों के माध्यम से इस पारंपरिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की थी? तो ऑप्शन ए है आपका कैप्टन केमक, बी है थॉमस विल्किंसन, सी है क्लेवलैंड और डी है ई डाल्टन। तो आपको पता है कि विल्किंसन रूल 1937 में आया था, उसी के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, उसमें है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो खड़िया जनजाति में है उसमें कटाहा की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? ऑप्शन ए है ढोकलो की अध्यक्षता करना, बी है सामाजिक रूप से बहिष्कृत परिवारों का शुद्धिकरण करना, सी है धार्मिक दशमांश एकत्र करना और डी है बैठक की कार्रवाई लिखना। तो कटाहा का काम क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक रूप से बहिष्कृत परिवारों का शुद्धिकरण करना, ये तो कटाहा का काम है। ठीक है, ये कटाहा का काम है। 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। और देखिए ये लास्ट 5 क्वेश्चन बच गए हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और आप देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
चेरो जनजाति की जातीय पंचायत में आंतरिक सामाजिक विवादों को सुलझाने के लिए बुजुर्गों की कौन सी परिषद जिम्मेदार होती है? ऑप्शन ए है भैयारी पंचायत, बी है चौरासी, सी है अठपरिया और डी है दिहुरी। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 का आंसर हो जाएगा भैयारी पंचायत। क्या हो जाएगा? भैयारी पंचायत, है ना। याद रखिएगा, चेरो जनजाति है, चेरो में भैयारी, चेरो में झंझारी कहा जाता है। बुजुर्गों की कौन सी परिषद होती है? तो भैयारी पंचायत होती है, चेरो में भैयारी पंचायत होती है, चेरो। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में कौन से 5 अधिकारी पारंपरिक रूप से ग्राम परिषद का गठन करते हैं? ऑप्शन ए है असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में कौन 5 अधिकारी पारंपरिक रूप से ग्राम परिषद का गठन करते हैं? ऑप्शन ए में है मांझी, प्रमाणी, जोग मांझी, नेका, कुड़म नायके, बी में है महतो, पाहन, पुजार, बेगा, गुड़ायत और सी में है मुंडा, मानकी, डकुआ, तहसीलदार, देवरी, राजा, दीवान, पांडे, कोतवाल, दरोगा। अच्छा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ सही तरीके से। इसको याद करना इस तरीके से टफ होता है, ठीक है। एक बार देखिएगा सही तरीके से। इसमें देखिए महतों, पाहन, पुजार, बैगा और गोड़ाइत, ये सब 5 अधिकारी मिलके जो है ना असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में काम करते हैं। वैसे ये सभी जनजातियों में कॉमन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के सतान समुदाय के एक प्रमुख सांस्कृतिक पहचान करता है? ऑप्शन ए है खाना बोदोस जीवनशैली है, बी है विशेष रूप से सरना धर्म का पालन करते हैं, सी है मातृभाषा के रूप में सादरी और नागपुरी का उपयोग करते हैं, डी है मातृसत्तात्मक उत्तराधिकारी में बात करते हैं। तो आप ये देखिए, इसमें एक ही आंसर सही है, ये है मातृभाषा के रूप में सादरी या नागपुरी का उपयोग करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बिरहोर जनजाति को उनकी जीवन शैली के आधार पर 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उथलू और थानिया, बी है दूध और ढेलकी खड़िया, सी है पहाड़िया और माल पहाड़िया और डी है आपका संथाल और पहाड़ी। तो 98 का क्वेश्चन क्या है? बिरहोर जनजाति को उनकी जीवन शैली के आधार पर 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया, उसको क्या क्या नाम दिया? तो 98 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? उथलू और थानिया। क्या हो जाएगा? उथलू और थानिया। ये बिरहोर जनजाति का 2 प्रकार है। तो यहाँ पर अगर नाम के साथ आपको बात करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उथलू क्या होता है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इसको खाना बदोश कहते हैं। जबकि थानिया क्या होता है? वे एक स्थान पर स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो उसको थानिया कहते हैं। यानी कि थानिया स्थायी रूप से बस गया और उथलू घूमते फिरते रहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल परगना की पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ छापा मार युद्ध का नेतृत्व झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? ऑप्शन ए है आपका विश्वनाथ सहदेव, बी है तिकत उमराव सिंह, सी है सिद्धू कान्हू और डी है शेख भिखारी। तो 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल परगना में पूछ रहा है दोस्तों। तो संथाल परगना में 1857, 1855 नहीं है, 57 है ये। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? शेख भिखारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शेख भिखारी। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले झारखंड के पहले जनजातीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए है कार्तिक उरांव, बी है जयपाल सिंह मुंडा, सी है बाबुन सुब्रई और डी है शिबू सोरेन। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, इनको 1946 में ही संविधान सभा का मुस्लिम लीग के सहयोग से सदस्य बनाया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो सेशन होता है समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।